नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोज और आपके पोएट्री। ठीक है, प्रोज और आपके पोएट्री का 1 to 11 चैप्टर, 1 to 10 चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आपके लड़ेंगे। 2 क्वेश्चन आते हैं बनाने के लिए 8 मार्क्स के लिए और 8 मार्क्स आपके लड़ेंगे। तो आप यहाँ से वीडियो को देख कर जाइएगा, है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखने वाले कितने क्वेश्चन, तो कम से कम आपके 35 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने वाले हैं जो हूबहू आपके परीक्षा में लड़ेंगे। तो पहला पॉइंट्स कहता है, बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कहने का मतलब कि लेकिन सौंदर्य लुप्त हो जाता है, सौंदर्य समाप्त हो जाता है, हालांकि दुर्लभ दुर्लभ यह हो, और जब मैं बिखर जाऊंगा तो याद कौन करेगा पश्चिम देश की यह महिला। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो इसको आप कैसे लिखेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ कंपोज्ड बाय वाल्टर डेलामारे। Here the poet says that beauty is not permanent. It vanishes or passes, but it is rare in the West country. He represents that nobody will remember her after his death. ये आपको लिखने होते हैं परीक्षा में, आपको ये आएगा क्वेश्चन, है ना, ये आएगा और आपको आंसर ये देनी है आंसर। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट कर दिया ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये पंक्तियाँ वाल्टर डेलामारे द्वारा रचित एन एपिटाफ से ली गई। यहाँ कवि कहता है कि सुंदरता अस्थायी नहीं होती, यह लुप्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है, लेकिन पश्चिम देश में यह दुर्लभ है। उसे पछतावा है कि उसकी मौत के बाद कोई उसे याद नहीं करेगा। तो ये लाइन आपको देखनी है। सेकंड है, here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the west country। वही पॉइंट्स हुआ आपके। कहने का मतलब कि मुझे लगता है कि यहाँ एक बेहद खूबसूरत महिला है जो कदम और दिल की रोशनी से भरपूर है। वह सबसे खूबसूरत महिला थी, वह कभी पश्चिम में थी। तो ये लाइन आपको पूछेगा कैसे लिखेंगे कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ कंपोज्ड बाय अ ग्रेट पोएट वाल्टर डेलामारे। हियर द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग्स, है ना। ही वीप्स bitterly at the grave and say that a beautiful lady is lying in the grave. She used to move at that place, but she spent her last moment there itself. She is no more now. The poet thinks that she was the most beautiful lady that ever was born in the West country. He is really very sad and thinks for the lady whom he loves very much. ये पंक्तियां महान कवि वाल्टर डेलामारे द्वारा रचित एनी एपिटाफ से ली गई हैं। यहाँ कवि अपनी दुख भावनाएं व्यक्त करता है। यह कब्र पर फूट फूट कर रोता है और कहता है कि कब्र में एक खूबसूरत औरत पड़ी है, वह उसी स्थान पर घूमती रहती है, लेकिन उन्होंने अपना अंतिम क्षण वहां नहीं बिताया। वो अंतिम क्षण वही बिताया, अब वह नहीं रही। कवि सोचता है कि पश्चिम देश में पैदा हुई अब तक की सबसे खूबसूरत महिला थी। वह सचमुच बहुत दुखी है और उस महिला के बारे में सोचता है जिससे वह बहुत प्यार करता है। तो ये लाइन अगर देगा तो आपको ये केवल इंग्लिश आपको इतना लिखना पड़ेगा। चलिए, और पैटर्न कैसे रहता है ये भी आपको बता दें। तो फर्स्ट नंबर में जब आप ऐसे लिख लीजिएगा तो सेकंड नंबर में 4 क्वेश्चन देंगे ABCD करके, है ना, ABCD, और ये 4 क्वेश्चन आपके पोएट्री से रहेगा, पोएट्री से रहेगा और इसमें से कोई एक बनाने हैं। फिर 4 क्वेश्चन आपके तीसरा नंबर में एक्सप्लेन देगा, वो आपको प्रोज से 4 रहेगा, एक एक बनाने होते हैं। चलिए, ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकेन। उसने खूब शराब पी, यानी उसने खूब पानी पी और स्वप्न में सिर उठाया जैसे किसी ने शराब पी हो, है ना। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक विच हैज बीन कंपोज्ड बाय DH लॉरेंस। इतना लिखेंगे तो आप 2 मार्क्स पाएंगे। हियर द पोएट सेज दैट द स्नेक ड्रैंक enough enough water and he lifted its head after getting satisfaction as one who has drunken। यह पंक्तियां स्नेक कविता से ली गई है जिसके लेखक DH लॉरेंस है। यहाँ कवि कहते हैं कि सांप ने पर्याप्त पानी पी लिया और उसने शराब पीकर संतुष्ट होकर अपना सिर उठाया, यानी यहाँ शराब की तुलना पानी से की गई कि पानी पीकर उसने अपना संतुष्ट होकर सिर को उठाया।
अगला चौथा क्वेश्चन देता है कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम द ड्रिंकिंग एज कैटल डू एंड लुकेड एट मी विगुअली एज ड्रिंकिंग कैटल डू। उसने पशुओं की नाई शराब पीने से अपना सिर उठाया, यानी कहने का मतलब उसने अपने, ये कभी ये क्वेश्चन का लाइन है ना, पानी पीकर अपना सिर जैसे ही उठाया और पशुओं की भांति पानी पीते हुए मेरी ओर अस्पष्ट दृष्टि से देखा, यानी पानी पीने के बाद है ना लेखक को वेगुअली, कहने का मतलब कि डरावना पूर्वक उसे देखा, डराते हुए देखा। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक कंपोज बाय डी.एच. लॉरेंस। ये पंक्तियां जो है स्नेक चैप्टर से ली गई जिसके लेखक डी.एच. लॉरेंस है। हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ कवि कहता है कि द स्नेक लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, जब सांप पानी पीकर अपने सिर को उठाता है, एज कैटल डू, है ना, जैसे कोई मवेशी करते हैं, ही लुकेड एट हिम विजुअली एंड ड्रिंकिंग कैटल डू, तो उसने उसी मवेशी की भांति अस्पष्ट दृष्टि से है ना लेखक को देखा। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, ही बिगेन टू ड्रिंक वाटर, फिर वह पानी पीना शुरू कर देता है। द पोएट इंजॉय हिज एक्टिविटी एंड डिस्क्राइब्ड इन सच वेज, है ना, जो कवि है वो इस दृश्य को देखकर, गतिविधि को देखकर आनंद ले रहे हैं और इन सब बातों को अपने माध्यम से बता रहे हैं। चलिए अगला देता है पांचवा, आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू। मैं खुद जश्न मनाता हूँ, खुद अपना गीत गाता हूँ और जो मैं मानता हूँ वे आप भी मानेंगे, क्योंकि मेरा प्रत्येक परमाणु उतना ही अच्छा है जितना तुम्हारा है। चलिए, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज बाई वाल्ट विटमैन। ये पंक्तियाँ जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है, जिसके कंपोज, जिसके वक्ता लेखक वाल्ट विटमैन है। हियर द पोएट सिंग ए सॉन्ग अबाउट लाइफ, यहाँ जो कवि है अपने जीवन के बारे में खुद गीत गाते हैं। ही सेज दैट, ये कहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द अदर पर्सन, मेरे और दूसरे आदमी के बीच में कोई अंतर नहीं है। ही हैज़ द सेम ऑटम ऑफ ब्लड फीलिंग एंड एवरीथिंग एज अदर हैव, कहने का मतलब कि उसके पास रक्त, भावनाएं और हर चीज वही परमाणु है जो दूसरों के पास है। सो ही गिव अ मैसेज थ्रू दिस लाइन दैट ऑल आर सेम एंड ही केम एज ऑल केम, इसलिए वह इन पंक्तियों के माध्यम से संदेश देते हैं कि सभी एक जैसे हैं और जैसे सभी आए थे वैसे ही वह भी आए हैं। ठीक है, सो पर्सन्स शुड नॉट क्वारल विथ अनदर, इसलिए लोगों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। लाइफ इज ब्यूटीफुल थिंग एंड एवरीबॉडी शुड बिलीव इन गॉड गुडनेस, है ना, जो जीवन है बहुत सुंदर है, जिंदगी एक खूबसूरत चीज है और हर किसी को अच्छाई में विश्वास करना चाहिए, है ना, एवरीबॉडी शुड बिलीव इन गुडनेस। चलिए अगला क्वेश्चन छठा, चलिए छठा क्वेश्चन आता है आपका, मैक्विटी मैक्विटी देयर इज नो लाइक मैक्विटी और फॉर हिज फाइन इन फिलाइन शेप अ मोस्टर ऑफ डिपार्विटी, है ना, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मैक्विटी के बारे में। मैक्विटी मैक्विटी के जैसा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उस पर बिल्ली के समान जुर्माना लगाया गया है, वो दुष्टता राक्षस है। आइए जानते हैं इनके बारे में कि क्या लाइन कहता है। तो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम मैक्विटी द मिस्ट्री कैट, ये जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियां मैक्विटी द मिस्ट्री कैट से ली गई है, कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट, जिसके लेखक कौन है, टी.एस. इलियट है। हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ कवि कहते हैं कि मैक्विटी इज मिस्ट्री कैट, मैक्विटी जो है ना एक रहस्यमय बिल्ली है। ठीक है, देयर इज नो एनी अदर कैट लाइक मैक्विटी, मैक्विटी जैसा तो कोई है ही नहीं। ही इज फाइंड एंड फिलाइन इन शेप, उस पर जुर्माना लगाया गया और उसे बिल्ली के समान आकार दिया गया है ना। ही इज नॉन फॉर हिज एविल वर्क्स, उसके बाद कह रहा है कि वह अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता है। ही इज नॉन फॉर हिज इविल वर्क्स, ही इज कॉल्ड ए मास्टर क्रिमिनल एंड ही इज ए मॉन्स्टर ऑफ डिफॉर्मिटी, उसे मास्टर क्रिमिनल कहा जाता है और वह हैवानियत का राक्षस है। ठीक है, ही कॉमिट्स क्राइम आफ्टर क्राइम बट ही इज नेवर फाउंड देयर आफ्टर हिज द क्राइम, उसे मास्टर क्रिमिनल कहा जाता है, वह एक हैवानियत राक्षस है। उसके बाद कह रहा है कि ही कॉमिट क्राइम आफ्टर, वह एक के बाद एक अपराध करता है, बट ही इज नेवर फाउंड, लेकिन वह अपराध करने के बाद वह कभी मिलता नहीं है, वह मौजूद नहीं रहता है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा आपको
है ना, मैक्विटी वाला। तो ये आपको दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ये लिखिएगा, और कंपोज बाय सेज दैट, यहाँ तक आपको सब में करनी है। एक्सप्लेन क्वेश्चन आता है ना ऐसे एक्सप्लेनेशन में, तो यहाँ तक आपको लिखिएगा तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स आपके राइटिंग पर मिलेंगे, और ये 1 मार्क्स आपको आंसर लिखने पर 4 मार्क्स के लिए आते हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड lights the mountain's lovely head, whose white waterfall could bless travelers is in their last dresses। ठंडा असंभव आगे पहाड़ के प्यारे सिर की सूची है, जिसका सफेद पानी गिरना आशीर्वाद दे सकता है यात्री अपने अंतिम संकट में। ये इसका अर्थ हुआ। तो चलिए कहाँ से ये लाइन लिया गया पढ़ते हैं। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, कंपोज बाय W.H. अडेन। हियर द पोएट सेज दैट। जो ये पंक्तियाँ प्रस्तुत पंक्तियाँ आपके पत्तियाँ तेजी से झर रहे उस पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जिसके कवि आपके W.H. अडेन है। हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ कवि कहते हैं कि इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के अंतिम चरण में, मैन फील्स दैट, है ना, मनुष्य को महसूस होता है कि वाइट वाटरफॉल इन सीन, सफेद जलप्रपात दिखाई दे रहा है, बट ही नोज दैट एवरीथिंग इज लाइक अ ट्रेवलर इन लास्ट डिस्ट्रेस। लेकिन वह जानता है कि सब कुछ अंतिम संकट में पड़े यात्री के समान है, सब कुछ यही छूट जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, द पोएट सेड दैट लाइक अ ट्री एवरी ह्यूमन लाइफ हैड टू बी डिस्ट्रॉयड। कवि ने कहा है कि वृक्ष की तरह हर मानव जीवन को नष्ट होना है। ओके, द डेथ प्रोवाइडेड साइलेंस एंड पीस लाइक वाइट। मृत्यु ने सफेद झरनों की तरह मौन और शांति प्रदान की है। वाटरफॉल्स हु प्रोस्यूड इनर प्लेजेंटनेस एंड पीस, जिसने आंतरिक सुखदा पैदा की और शांति पैदा की। ठीक है, चलिए अगला। I lived in such a house and was proud a loved I who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love। मैं ऐसे घर में रहता था जहाँ गुरूर था और प्यार किया, और मैं जो हारा मेरा रास्ता, और अब प्यार पाने के लिए अजनबियों के दरवाजे भीख मांगना। ये जो लाइन है ना, आपको कहाँ से लिया गया था, चलिए। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम माय ग्रैंड मदर हाउस, कंपोज्ड बाय अ ग्रेट पोएटेस कमला दास। हियर शी वांट्स टू से दैट, है ना। चलिए ये प्रस्तुत पंक्तियाँ मेरी दादी का घर माय ग्रैंड मदर हाउस से ली गई है, जिसके लेखक एक महान कवित्री कमला दास हैं। यहाँ शी वांट्स टू से दैट, यहाँ लेखिका जो है कवित्री है, जो बताना चाहती है, कहना चाहती है दैट नो बडी कैन बिलीव दैट शी यूज टू लिव इन सच ए हाउस। यहाँ यहाँ कवित्री कहना चाहती है कि किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसे घर में रहती थी, सच ए हाउस, है ना, ऐसे घर में रहती थी। बट शी वॉज प्राउड ऑफ इट बिकॉज शी रिसीव्ड मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हर ग्रैंड मदर देयर। लेकिन उसे इस पर गर्व था क्योंकि वहां उन्हें अपनी दादी से बहुत प्यार और स्नेह मिला। ठीक है, तो शी हैज लॉस्ट हर वे, हालांकि वह रास्ता भटक गई है। शी रिमेंबर्ड ईच एंड एवरीथिंग, फिर भी उसे हर चीज याद है। शी सेज दैट शी कैन नॉट गेट सच लव एंड स्ट्रेंजर डोर, वह कहती है कि ऐसा प्यार उन्हें पराये दरवाजे पर भी नहीं मिल सकता है। तो याद रखेंगे ये पॉइंट्स, ये आपके एक्सप्लेन में पूछता है क्वेश्चन। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी आपके हैं, चलिए देख लेंगे। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इट गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर आवर। मनुष्य की शक्ति कितनी छीन है कि यदि सौभाग्य गिर जाए एक और घंटा नहीं जोड़ सकते। ये भी ओ हाउ फीबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे मैक्विटी हो गया, ओ हाउ फीबल हो गया। देखिए दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कंपोज्ड बाय अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं आपके एक महान आध्यात्मिक कवि जॉन डन द्वारा रचित स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पाठ से ली गई है। हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ कवि कहते हैं कि अ मैन बिकम्स वीक व्हेन हिज फॉर्च्यून डोज नॉट फेवर। यहाँ कवि कहते हैं कि जब भाग्य साथ नहीं देता तो इंसान कमजोर हो जाता है। ठीक, देन ही कैन नॉट ऐड इवन अ मिनट और आवर इन हिज लाइफ, फिर वो अपने जीवन में 1 मिनट या घंटा भी नहीं जोड़ पाता है। ठीक है, चलिए अगला। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, आग कभी कभी भूल जाती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी लाइन है।
चलिए, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर हाइमन विच वाज कंपोज्ड बाय केकी इन दारूवाला। द पोएट हियर सेज दैट, कहने का मतलब प्रस्तुत पंक्तियां फायर हाइमन पाठ से ली गई है जिसके लेखक केकी इन दारूवाला हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि फायर समटाइम्स फॉरगेट, है ना, यहाँ कहते हैं कवि कहता है कि आग कभी कभी अपने मृतकों को भूल जाती है। देखेंगे दैट द फायर समटाइम्स फॉरगेट इट्स डेड, मृतकों को भूल जाती है बिकॉज इट लीव्स सम हाफ ब्रॉन्ट पार्ट ऑफ द डेड बॉडी, क्योंकि वह मृत शरीर के कुछ आधे जले हुए हिस्सों को छोड़ देती है। ही इज ए पारसी, कहने का मतलब कि वह एक पारसी है, लेखक एक पारसी है। सो ही शुड नॉट सेंड हिज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड टू द फ्लेम, है ना, इसलिए वो अपने पहले जन्मे बच्चे को आग के हवाले नहीं करना चाहते हैं, बट ही डिड इट अगेंस्ट इट रिलीजन, लेकिन उसने ऐसा अपने धर्म के विरुद्ध किया, है ना, अपने बच्चे को जलाकर किए। सो टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, इसलिए अपने अग्नि को भूलने के पाप से बचाने की शपथ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। आगे आइए, 11 नंबर है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। चलिए, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, नर्सों का फूल टिकेगा नहीं, कब्रों की नसें चली गई है और गाड़ियां चलती रहती है। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कंपोज्ड बाय W.H. अर्डेन। हियर द पोएट सेज दैट, ये जो पंक्ति है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई, जिसके कवि है ना W.H. अर्डेन है। यहाँ अर्डेन कहते हैं कि leaves begin to fall fast in the autumn season and flower will not last, है ना, not last long। कहने का ये पंक्तियां W.H. अर्डेन द्वारा लिखित नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि पतझड़ के मौसम में पत्तियां तेजी से गिरने लगती है और फूल अधिक समय तक नहीं टिक पाते हैं, है ना। कहने का मतलब कि द पोएट सेज दैट लीव्स बिगिन फॉल फास्ट इन द ऑटमन में पत्तियां तेजी से झड़ने लगते हैं और पतझड़ ऋतु में, एंड फ्लावर विल नॉट लास्ट लॉन्ग, है ना, और जो पत्तियां होती है, जो फूल होते हैं, अधिक समय तक नहीं टिक पाते। दे विल गो टू द ग्रेव, वे कब्र में चली जाती हैं। इट मीन्स दैट देयर लाइफ इंडेड, इसका मतलब यह है कि उनका जीवन समाप्त हो गया। द लाइफ साइकिल गोज ऑन लाइक द प्रैम्स गो ऑन रोलिंग, जीवन चक्र ऐसे चलता रहता है जैसे गाड़ी चलती रहती है ना, जैसे गाड़ी चलती रहती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, एवरीबडी हैज नॉट टू डाई वन डे, है ना, एवरीबडी हैज टू डाई वन डे, हर किसी को एक दिन मरना है। ऑल विल गो टू द ग्रेव बिकॉज डेथ इज श्योर, है ना, सभी कब्र में जाएंगे क्योंकि मृत्यु क्या है, निश्चित है। ठीक है, चलिए अगला 12 नंबर देखेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है देयर वाला। देयर इज ए हाउस नाउ द अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, ये वही घर था, है ना, अब वह बहुत दूर एक घर है जहाँ कभी मुझे प्यार मिला करता था। दैट वोमन डेड, अब वो औरत मर चुकी है। द हाउस विथ थ्रो इनटू साइलेंस, अब वो घर शांत पड़ा है। स्नेक मूव्ड, सांप वहां पर हिलने लगे, सांप, है ना, चारों बगल सांप अब दिखाई देते हैं। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम माय ग्रैंड मदर हाउस कंपोज्ड बाय कमला दास, ये प्रस्तुत पंक्तियां माय ग्रैंड मदर हाउस से ली गई, जिसके लेखिका कौन है, कमला दास है। हियर द पोएटेस सेज दैट, यहाँ कवित्री कहती है कि दैट हर ग्रैंड मदर डेड, अब मेरी दादी मर चुकी है। एंड सी इज वेरी फार फ्रॉम द हाउस, अब, है ना, अब वह घर से बहुत दूर है। नाउ द हाउस विद्रा इनटू साइलेंस, अब जो सदन है वो घर में सन्नाटा छा गया है। आई हियर मे बी डार्कनेस इन द हाउस एंड स्नेक में बी मूविंग अमॉन्ग बुक्स, घर में अंधेरा हो सकता है और किताबों के बीच सांप घूम रहे होंगे। नो वन इज देयर नाउ सो द हाउस हैज बीन चेंज्ड इनटू अ लॉनली हाउस, वहां अब कोई नहीं है इसलिए घर को सुने घर में बदल दिया गया है ना, अब वो घर जो है अब वीरान लगने लगा है। We saw ember losing their cruel redness to the grey ash that swallow, हमने अंगारों को निगलने वाली धूसर राख के सामने अपनी क्रूर लालिमा खोते देखा है। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर हाइमन कंपोज्ड बाय केकी एंड दारूवाला। हियर द पोएट सेज दैट, प्रस्तुत पंक्तियां
फायर हेमन चैप्टर से लिया गया, जिसके लेखक केकेन दारूवाला है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि द क्रुएलिटी ऑफ द रेडनेस ऑफ द फायर सोलो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डेड बॉडी। कवि कहते हैं कि आग की लाली की क्रूरता शव के अधिकांश हिस्सों को निगल जाता है। ठीक है। द फायर सोलो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डेड बॉडी, द फायर चेंज देम into grace ash, but sometimes it leaves some half parts also। आग उन्हें धूसर राख में बदल देती है, लेकिन कभी कभी कुछ आधे हिस्से को छोड़ देती है। इट इज इट्स इमोरल बिहेवियर, है ना, यह आग का एक अनैतिक आचरण है। आगे 14 नंबर देखेंगे। दैट थो लव मी एज थो सी हैज, इफ इन डाइन माई लाइफ दो वेस्ट, दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। कि जैसा तू कहता है वैसा तू मुझसे प्रेम रखता है, यदि तू अपने में मेरा जीवन व्यर्थ कर दे वह कला मेरी सबसे अच्छी है। तो चलिए आइए देखते हैं ये किस चैप्टर से है। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। प्रस्तुत पंक्ति है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है, जिसके लेखक कौन है? जॉन डॉन है। हियर द पोएट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, यहाँ कवि अपने भावना को व्यक्त करते हुए कहता है दैट ही डज नॉट लाइक हिज संप्रेशन फ्रॉम हिज बिलोव्ड, उसे अपनी प्रियतमा से वियोग अच्छा नहीं लगता है, उन्हें अपने प्रेमिका से दूर जाना अच्छा नहीं लगता है। ही सेज दैट शी डोंट लव हिम एज शी सेज, वह कहता है कि वह उससे प्यार नहीं करती जैसा वह कहती है। ही सेज दैट ही हैज टू डाई, है ना, उनका कहना है कि उन्हें एक दिन मरना है। वन डे, बट वांट टू बी यूनाइटेड बिकॉज ही थिंक्स दैट इट इज द बेस्ट आर्ट फॉर मी, लेकिन वह एक एकजुट रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनके लिए सबसे अच्छी कला है। ठीक है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मैक्विटी अ गिंगर कैट्स अ हाफ स्लीव, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। मैक्विटी एक अदरक बिल्ली है, गिंगर माने ऐसी, है ना, राक्षसी बिल्ली है, वह आधी नींद में है, वह हमेशा जागता रहता है। आइए देखते हैं। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम मैक्विटी द मिस्ट्री कैट, कंपोज्ड बाय अ ग्रेट पोएट टी.एस. इलियट। प्रस्तुत पंक्तियां मैक्विटी चैप्टर से ली गई है, जिसके लेखक टी.एस. इलियट है। हियर द पोएट सेज दैट मैक्विटी इज अ गिंगर कैट, यहाँ जो, है ना, कवि कहता है कि मैक्विटी एक एक गिंगर कैट है। हिज आइज आर sunken इन हिज हेड इज हाईली डोमेड, है ना, हिज कोट इज डर्टी, ही विस्कर आर uncombedded and he moves his head like a snake. When anybody thinks that he half asleep, he is always wide awake. It means that he is always, कहने का मतलब कि उनकी आंखें जो है अंदर धंसी हुई है, उसका सिर अत्यधिक गुम्बदार है, उसका कोट धूल भरा हुआ है, उसकी मूछें बिना कंघी की हुई है और वह अपना सिर सांप की तरह हिलाता है। जब कोई सोचता है कि वह आधा सोया है तो वह हमेशा जागता रहता है, इसका मतलब कि वह हमेशा सतर्क रहता है। अगला 16 नंबर देखेंगे और ये तुम्हारा इसका लास्ट है। ठीक है ना, आपका पोएट्री सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन हुआ आपका। आइए देखते हैं। इफ आई शुड डाई think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England, there shall be in that rich earth a richer dust cancelled। यदि मैं मर जाऊँ तो मेरे बारे में केवल यही सोचना कि विदेशी मैदान का कोई कोना है जो हमेशा के लिए इंग्लैंड है, उस समृद्ध धरती में अधिक समृद्ध धूल छिपी हुई है। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोल्जर, कंपोज्ड बाय अ ग्रेट वार पोएट रबर्ट ब्रूक। ये जो प्रस्तुत पंक्तियां है वो द सोल्जर पार्ट से ली गई है, जिसके लेखक एक युद्ध कवि रबर्ट ब्रूक है। हियर द पोएट एक्सप्रेस हिज डीप लव, है ना, यहाँ जो है कवि अपने देश के प्रति गहरे प्रेम को व्यक्त करता है। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। ही सेज उनका कहना है, इफ ही डाइज, है ना, अगर उनकी मृत्यु इन फॉरेन, विदेश में हो जाती है, एंड हिज बॉडी ब्यूरिड देयर, वो है ना विदेश में हो जाती है तो उनका शव वहीं दफनाया जाए, ब्यूरिंग देयर। इट विल बी द प्लेस ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर, वह हमेशा के लिए इंग्लैंड का स्थान बन जाएगा। ही सेज सो बिकॉज हिज बॉडी ऑफ इंग्लैंड इज देयर, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इंग्लैंड की उनकी, है ना, संस्था वहाँ पर आस है, वहाँ पर उनका जीवन है।
चलिए, संस्था नहीं होगा, उनकी संस्था नहीं, उनका जीवन, उनका जन्म है, उनकी मिट्टी है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द लैंड इज रिच वेयर हिज बॉडी ऑफ ए रिचर डस्ट ऑफ इंग्लैंड इज ब्यूरिड। वह भूमि समृद्ध है जहाँ इंग्लैंड की समृद्ध धूल का उनका शरीर दफन है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 16 क्वेश्चन हुए, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे, बस एक क्वेश्चन आपको इसमें से बनाने हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए, आपको यहाँ पर ये आपके शुरू हो गए। VVI एक्सप्लेन, VVI एक्सप्लेन, और ये एक्सप्लेन कौन सा है बाबू, तो ये आपके प्रोज है। ऊपर मैंने आपको पोएट्री करा दिया, यहाँ से 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 4 क्वेश्चन आपके आएंगे परीक्षा में और 1 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है, लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि कैसे आप लिखिएगा तो नंबर मिलेगा, है ना। दिस लाइन टेकन फ्रॉम करिएगा तो आपको 2 मार्क्स, राइटर का नाम बताइएगा और टेकन फ्रॉम किया 2 मार्क्स, राइटिंग 1 मार्क्स और 1 मार्क्स आपको सॉल्यूशन लिखने में 4 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। Benji needed a woman to help with the hens, and soon he was saying that he and Florence would be married. बेंजी को मुर्गियों की मदद के लिए एक महिला की जरूरत थी और जल्द ही वह कह रहा था कि वह और फ्लोरेंस शादी करेंगे। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर द अर्थ रिटन बाय H.E. Beats। प्रस्तुत पंक्तियां H.E. Beats द्वारा लिखी द अर्थ से ली गई है। हियर द राइटर सेज दैट, यहाँ लेखक कहना चाहता है कि बेंजी नीडेड अ वुमन टू हेल्प विथ हिज एंड्स। बेंजी को अपनी मुर्गियों की मदद के लिए एक महिला की जरूरत थी। ही एम्प्लॉयड फ्लोरेंस, है ना, उन्होंने फ्लोरेंस को नौकरी पर रखा। एंड सून ही डिसाइडेड टू मैरी हर, और जल्द ही बेंजी ने उसे शादी करने का फैसला किया। ही वॉज चार्मेड बाई हर एंड हर वर्क फॉर द हेंस, वह उससे और मुर्गियों के लिए उसके काम से मंत्रमुग्ध था। कौन? बेंजी। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू द मैन ऑफ पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग बताती है। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय महात्मा गांधी। प्रस्तुत पंक्तियां जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ली गई है, जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। हियर ही वांट्स टू से दैट, यहाँ वह बताना चाहते हैं कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। सो एवरी डे शुड बिलीव इन हिज ड्यूटी, इसलिए हर किसी को अपने कर्तव्य पर विश्वास करना चाहिए। ठीक, ही शुड ऑलवेज थिंक फॉर हिज परफॉर्मेंस बट विच गुड कंडक्ट, उसे हमेशा ऐसा करना चाहिए, उसके प्रदर्शन के बारे में सोचे लेकिन अच्छे आचरण के साथ सोचे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देता है आपका, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने कृषि व्यवसाय को अपनाते थे। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। प्रस्तुत पंक्तियां जो है ना, महात्मा गांधी द्वारा लिखित निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ली गई है। हियर गांधी जी सेज दैट, यहाँ गांधी जी कहते हैं कि द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपना कृषि व्यवसाय अपनाते थे। दे बिलीव्ड इन देयर वर्क्स एंड ट्रू होम रूल, है ना, वे अपने काम और सच्चे घर के नियमों में विश्वास करते थे। दे वेयर सेटिस्फाइड विथ वाट दे हैड, दे डिड नॉट फॉलो मॉडर्न सिविलाइजेशन। उनके पास जो कुछ था उससे वे संतुष्ट थे, है ना। सेटिस्फाइड विथ वाट दे हैड, वे आधुनिक सभ्यता का पालन नहीं करते थे, यानी कहने का मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपना नहीं अपनाते थे। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि आई मस्ट कॉन्फेस दैट आई एम ओवरवेलमेंट बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी द हाईएस्ट ऑफिस। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मेरे लोगों ने मुझे सर्वोच्च पद पर चुनकर मुझ पर जो भरोसा जताया उससे मैं अभिभूत हूँ। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ए गुड स्पीच भारत इज माई होम डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन आफ्टर टेकिंग ऑथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो प्रस्तुत पंक्तियां भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिए गए एक अच्छे भाषण, भारत मेरा
घर है से ली गई है। हियर द एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टू द पीपल हु मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ वह उन लोगों के प्रति अपनी खुशी और आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें भारत के लिए उनको राष्ट्रपति बनाया। अगला पॉइंट क्या कहता है? ही टेक्स ऑथ फॉर द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर पास्ट कल्चर। वह संविधान और हमारी प्राचीन संस्कृति के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। ही प्रॉमिस टू वर्क फॉर नेशंस स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट। उन्होंने देश की मजबूती और विकास के लिए काम करने का वादा किया। अगला लाइन 5वां नंबर देखेंगे कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड is not to be beaten in the world. Nothing can equal the seed sown by our ancestor. मेरा मानना है कि भारत में जो सभ्यता विकसित हुई है उसे दुनिया में हराया नहीं जा सकता। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। हियर ही एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन इंडियन सिविलाइजेशन कहने का मतलब कि प्रस्तुत पंक्तियां महात्मा गांधी द्वारा लिखित भारतीय सभ्यता संस्कृति से ली गई। यह उन्होंने भारतीय सभ्यता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका कहना है कि भारतीय सभ्यता ने अपने मूल चरित्र को बहुत सुरक्षित रखा और उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, है ना। He says that civilization kept its basic character, अपने चरित्र को बनाकर रखा, very safe and it cannot beaten in the world, और उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। He says that, आगे देखेंगे, इसके बाद कह रहा है कि ही सेज दैट मेनी अदर कंट्रीज एक्सेप्टेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उनका कहना है कि भारतीय सभ्यता ने अपने मूल चरित्र को बहुत सुरक्षित रखा और दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता। उनका कहना है कि कई अन्य देशों ने पश्चिमी सभ्यता को स्वीकार कर लिया है जो भौतिकतावाद पर निर्भर थी, लेकिन भारतीय सभ्यता ने अपने प्राचीन चीज़ों को जारी रखा जो हमारे पूर्वजों को पसंद थे, है ना, which depend on materialism, but Indian civilization continued its ancient thing which were liked by our ancestors। जो हमारे पूर्वजों को पसंद थी उसी को स्वीकार करके रखा। Indian civilization is unique and it is depend on restricting wants and self control। भारतीय सभ्यता अद्वितीय है और यह इच्छाओं को सीमित करने और आत्मनियंत्रण करने पर भी निर्भर करता है। चलिए तो लिख सकते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। छटनेज नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बट ही ने एवरीथिंग अबाउट अ हेन। वह शेयर बाजार के बारे में कुछ नहीं जानता था लेकिन वह शेयर बाजार के बारे में सब कुछ जानता था, एक मुर्गी के लिए ही नहीं। चलिए, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी द अर्थ रिटन बाय H.A. Bits। ये पंक्तियाँ H.A. Bits द्वारा रचित एक बहुत ही रोचक कहानी द अर्थ से ली गई है। द राइटर सेज दैट, यहाँ लेखक कहता है कि बेंजी ने नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट्स, है ना, बेंजी को शेयर बाजार के बारे में कुछ नहीं पता था। बट ही नेज एवरीथिंग अबाउट अ हेन्स, लेकिन वह मुर्गी के बारे में सब कुछ जानता था। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन, मुर्गियों के व्यवसाय के बारे में वो सब कुछ समझता था। ही थो दैट ही माइट अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स, उसने सोचा कि वो अंडे बेचकर पैसे जमा करेगा, पैसा को आगे बढ़ाएगा, है ना, पैसा कमाएगा। चलिए आगे 7वां देखेंगे। I have a dream that one day this nation will rise and live out the true meaning of its created। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र उठेगा और अपने पंथ के सही अर्थ को समझेगा। चलिए, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम आई हैव अ ड्रीम, अ वेरी गुड स्पीच विच वाज डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा रचित एक बहुत अच्छे भाषण आई हैव अ ड्रीम से ली गई है। हियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज दैट, यहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि says that he wants to see Alabama as a developed nation that will have no racial discrimination। कहने का मतलब कि वह अलबामा को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं जिसमें कोई नस्लीय भेदभाव नहीं होगा। He says that his dream will be fulfilled one day and all the white and the black person will enjoy the same rights। उनका कहना है कि उनका सपना एक दिन सभी गोरे और काले लोगों को पूरा होगा, समान अधिकारों का वे आनंद लेंगे। चलिए 8वां देखेंगे। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर विच हाउ एवर इंट्रोड्यूस ब्लड थर्स्टी
practices into religion that lasted for many centuries। जानवरों को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण कृषि का आविष्कार था, जिसने हालांकि धर्म के रक्त पिपासु प्रथाओं का परिचय दिया, जो कि कई शताब्दियों तक वह चली। These lines have been taken from ideas that have helped mankind, written by Bertrand Russell. Here the writer says that प्रस्तुत पंक्तियाँ है ना आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड से ली गई, जिसके लेखक बर्टन रसेल कहते हैं कि हियर द राइटर सेज दैट कहते हैं कि द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमिनिकेशन ऑफ एनिमल। यहाँ लेखक कहना है कि कृषि का आविष्कार पशुओं को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण था। लेटर एनिमल वेयर tamed, though men were bloodthirsty due to religion. That type of activity lasted for many centuries। बाद में जानवरों को पालतू बना दिया गया, हालांकि मनुष्य खून के प्यासे थे। धर्म के कारण उस प्रकार की गतिविधि कई शताब्दियों तक चलती रही। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर कहता है कि आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। हमारा मन एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक उसे मिलता है वह उतना ही अधिक चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रिटन बाय महात्मा गांधी। प्रस्तुत पंक्तियां महात्मा गांधी के द्वारा रचित भारतीय सभ्यता और संस्कृति पाठ से ली गई है। हियर गांधी जी सेज दैट, यहाँ गांधी जी कहते हैं कि वी हैव मेनी डिजायर एंड विशेस, हमारी कई इच्छाएं और है ना हमारी कई इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं। वी वांट मोर एंड मोर, है ना, हम और अधिक चाहते हैं, हम और अधिक चाहते हैं। ही सेज दैट आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, उनका कहना है कि मन एक बेचैन पक्षी है। रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, वह जितना अधिक चाहता है फिर भी असंतुष्ट रहता है। सो वी मस्ट ट्राई टू कंट्रोल ओवर माइंड, इसलिए हमें अपने मन और इच्छा पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। ओवर माइंड एंड डिजायर, वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ what we have, only then we can be controlled and cannot do anything against our conduct। यह तभी हम नियंत्रण हो सकते हैं या कर सकते हैं और अपने आचरण के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। चलिए आगे पॉइंट्स देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं व्हाट दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक, मिनिस्टर डू नॉट सी पीपल फॉर वीकेस्ट मंथ। क्या इसका मतलब कि वह कई हफ्तों तक नहीं यही रहेगा, मंत्री हफ्तों महीनों तक लोगों से नहीं मिलते। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नॉप, रिटन बाय मनोहर मालवलकर। हियर द नैरेटर इज अ वेरी सैड, कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ ए पिंच ऑफ स्नॉप से ली गई, जिसके लेखक मनोहर मालवलकर है। हियर, यहाँ द नैरेटर इज वेरी सैड, जो लेखक है ना नानू काका के बारे में जानकर बहुत दुखी है। हियर द नैरेटर इज अ वेरी सैड टू नो अबाउट नानू काका कमिंग, नानू काका के आने की खबर सुनकर लेखक जो है बहुत दुखी है। ही ने दैट हिज मैटरनल अंकल, वह जानता है कि उसके मामा है ना मैटरनल कैन नॉट सक्सेड इन मीटिंग द मिनिस्टर फॉर वीक मंथ, है ना मामा हफ्तों महीनों तक मंत्री से मिलने में सफल नहीं हो सकते। ही डज नॉट लाइक गेस्टिंग, है ना उसे मेहनवाजबाजी पसंद नहीं है, लेखक को मेहनवाजबाजी करना पसंद नहीं है। ही थ्रू दैट ही वुड स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ हिज डिजायर टू सी द मिनिस्टर, उसने सोचा कि मंत्रियों से मिलने की इच्छा के कारण वह देर तक रुकेगा, है ना मामा उसके देर तक रुकेंगे। 11 नंबर, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन इट्स रोस्ट एस्पेक्ट्स। भारतीय जीवन में धर्म हमेशा विद्यमान रहता है, सर्वोत्तम रूप में भी और निष्कृतम रूप में भी। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर साइज, रिटन बाय अ ग्रेट एसिस्ट पॉल्स बक। प्रस्तुत पंक्तियां है ना इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर साइज से ली गई है, जिसके लेखक पॉल्स बक है। हियर इज दैट, यहाँ वह कहती है कि रिलीजन कैन बी सीन एवरीवेयर इन इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में कहने का भारतीय जीवन में धर्म हर जगह देखा जा सकता है। इट इज़ बोथ द एस्पेक्ट्स गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स, यहाँ दोनों पहलू है, अच्छे भी है और बुरे पहलू भी है। इट डिपेंड्स ऑन यूजेज एंड द वेज ऑफ थिंकिंग, यह उपयोग और सोचने के तरीकों पर निर्भर करता है। सो द
authoress says that it has its good aspects as well as its bad aspects. तो लेखिका का कहना है कि इसके अच्छे पहलू भी हैं और बुरे पहलू भी हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है कि सस्ता दैनिक कागज जो हर जगह जाता है उसका प्रभाव सबसे अधिक है। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम हाउ फ्री इज द प्रेस रिटन बाय ग्रेट एसिस्ट ड्रोथी एल सायर। प्रस्तुत पंक्तियाँ हाउ फ्री इज द प्रेस से ली गई जिसके लेखिका निबंधकार ड्रोथी एल सायर हैं। हियर सी वांट्स टू से दैट, यहाँ वो कहती हैं द न्यूज़पेपर इज अ वेरी चीप बट इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ द इन्फ्लुएंस टू द पीपल। कहने का मतलब है ये अखबार बहुत सस्ता है लेकिन लोगों को प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, लोगों को प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा क्या है, स्रोत है। इट हैज़ ए स्पेशल एक्सप्रेशन एंड ओपिनियंस दैट अफेक्ट द पीपल वेल बिकॉज इट हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस। इसमें विशेष अभिव्यक्ति है और राय जो लोगों को अच्छा प्रभाव डालती है क्योंकि इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आइए जानते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 कहता है सेबी इज नाउ engrossed in his pictures. He no longer feels any bitterness toward the teachers. सेबी अब अपनी तस्वीरों में खो गया है, उन्हें अब शिक्षकों के प्रति कोई कटुता महसूस नहीं होती। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम वेरी गुड स्टोरी द आर्टिस्ट रिटन बाय अ ग्रेट जापानी राइटर शिगा नोया। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है द आर्टिस्ट से ली गई है। यहाँ लेखिका जो है इसके लेखक जो हैं एक जापानी लेखक शिगा नोया है। हियर द राइटर सेज दैट, यहाँ लेखक कहते हैं कि सेवी इज नाउ इंग्रोज्ड इन हिज पिक्चर। सेवी अब अपने तस्वीरों में खो गया है। ही इज नो लॉन्गर फील एनी बिटरनेस टुवार्ड द टीचर्स। उसके शिक्षक के प्रति कोई है ना अब कटुता महसूस नहीं होती है। ही फेल्ट हिज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स। वह अपने लौकी कद्दू को इकट्ठा करने में मस्त है। एंड मेकिंग लॉनली इमेज ऑन द, उस पर तस्वीर बनाने में वो लगा है। ही बिगेन पेंटिंग पिक्चर्स। वह बहुत अधिक पेंटिंग है ना पेंटिंग कर रहा है, बहुत अधिक फोटो बना रहा है। 14 कहता है कि वेन वी स्पीक ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन्स फ्रीडम। जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा मतलब आमतौर पर स्वतंत्रता से ही होता है। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम हाउ फ्री इज द प्रेस रिटन बाय ड्रोथी एल सायर। हियर सीज दैट, है ना, प्रस्तुत पंक्तियाँ ड्रोथी एल सायर द्वारा रचित हाउ फ्री इज द प्रेस से ली गई है। सीज दैट, यहाँ कहती है कि दैट देयर शुड बी फ्रीडम फॉर द प्रेस। प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए। इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिकेटेड कंप्लीटेड बट देयर शुड बी सम कंट्रोल ऑल्सो ओवर इट। कहने का मतलब कि इसे पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इस पर कुछ नियंत्रण भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ प्रेस डज नॉट मीन ओनली टेक्निकल एंड रेस्ट्रिकेटेड सेंस बट इट शुड बी विथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट कम्प्लीटली रेस्ट्रिकेटेड सेंस। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब केवल तकनीकी और प्रतिबंधित अर्थ नहीं है बल्कि यह पूरी तरह से प्रतिबंधित अर्थ के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ होनी चाहिए। 15 नंबर कहते हैं कि यू एन इडियट ही शाउटेड देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू। वह चिल्लाया तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी, है ना, द स्टोरी द राइटर, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा सुधारेंगे इसको। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ए स्टोरी, है ना, द आर्टिस्ट रिटन बाय अ वेरी फेमस जापानीज राइटर शिगा नोया, जो शिगा नोया के द्वारा रचित है। हियर द राइटर सेज दैट द टीचर स्टार्टेड टू स्कोल्ड सेबी व्हेन ही कॉटेड हिम पॉलिशिंग द गार्ड इन द क्लास, है ना, जब शिक्षक ने सेबी को कक्षा में लौकी को चमकाते हुए पकड़ा यानी पॉलिश करते हुए पकड़ा तो उसने उसे डांटना शुरू कर दिया। टीचर ने सेबी को डांटना शुरू कर दिया। इन एंगर ही सेज, वह गुस्से में कहते हैं यू एन इडियट, तुम बेवकूफ़ हो। देयर इज नो एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है। हिज टीचर वांटेड दैट द स्टूडेंट शुड नॉट पास देयर टाइम इन सच वर्क, उसका अध्यापक चाहते थे कि विद्यार्थी अपना समय ऐसे कार्यों में व्यतीत न करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन करा दिए।
4 क्वेश्चन आपके अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं, 1 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आप करके ज़रूर जाइएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।